सो फाइनली हम लोग अपने आखिरी सेक्शन पे पहुंच गए हैं, जहाँ की मैंने शुरू में कहा था कि 3 अलग अलग क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एक्सरसाइज और एग्जिस्टिंग बॉडी के लिमिटेशन की वजह से इंटेंस एक्टिविटी करते समय हार्ट अटैक आता है, तो फिर कार्डियो करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है और थोड़ा सा मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर भी कर देगा कि दोनों अपोजिट कैसे हो सकता है। तो उसका आंसर ये है कि हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि क्या कार्डियो करने से दिल को फ़ायदा होता है? आंसर उसका ये है कि हाँ, होता है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं, अपनी कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर आपने एक मॉडरेट लेवल पे फिज़िकल एक्टिविटी की तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका शुगर का प्रॉब्लम कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा और आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होने लगेगा। अब यहाँ जो मुसीबत हो रही है वो एक्सरसाइज की नहीं हो रही है, इंटेंस एक्सरसाइज की हो रही है। अब इंटेंस एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? तो मतलब जब भी आप अपने कैपेसिटी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जब भी आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे, जब भी अपने आप को आप ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, जो कि आजकल काफ़ी लोग करते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब हार्ट का फेल होना काफ़ी ऑब्वियस है। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो एक जनरल जो इंसान जी रहा है उसमें सब में प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जिस्टिंग बॉडी का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा, पल्मोनरी फंक्शन का प्रॉब्लम जिससे कि लंग्स के प्रॉब्लम होंगे, फिर थोरेसिक प्रॉब्लम जो मैंने बताया ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, ये सभी एक आम इंसान में होता ही होता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो है जेंडर, कि एक एक्सरसाइज एक फीमेल पे अलग तरीके से वर्क करेगा, मेल पे अलग तरीके से वर्क करेगा, एक बच्चे पे अलग तरीके से वर्क करेगा, एक बूढ़े इंसान पे अलग तरीके से वर्क करेगा। दूसरा रीज़न है कि आपकी एज क्या है। अगर आपने गौर किया होगा तो ज़्यादा करके जो हार्ट अटैक आते हैं वो मिडिल एज वाले को आते हैं, क्योंकि मिडिल एज तक में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एग्जिस्टिंग इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये काफ़ी सालों तक डेवलप हो चुका रहता है एक इंसान को। मतलब एक मिडिल एज वाला आदमी परफेक्ट रेसिपी होता है हार्ट अटैक के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो उसी एज में लोगों की आंखें खुलती है और उसी एज में लोग सडनली कुछ करने के लिए जाते हैं, और एंड रिजल्ट आप लोगों को पता है कि उससे क्या होता है। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा एक और है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि पोल्यूशन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जिस नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के समय बात की थी। वो पॉइजनस गैस है, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती है, वो पोल्यूशन में होती है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होना काफ़ी निश्चित है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर। एक आम इंसान को, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आम इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए हाई इंटेंसिटी वाली कौन सी चीज़ होगी। तो हाई इंटेंसिटी वाली कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पर्सन टू पर्सन अगेन डिफर करेगी, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने बताया वो फैक्टर्स यहाँ भी कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे लिमिटेशंस है, आपका वीकेंड को क्रिकेट खेलना आपको भारी पड़ सकता है, आपका सडनली जिम में ज्वाइन करके इंटेंस कार्डियो करना
आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपका कहीं जाके डांस करना, नाचना कूदना आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। न्यूज़ में अभी भी रिसेंटली भी आया है, काफ़ी लोगों को डांस करते समय, नाचते समय हार्ट अटैक आ गया। तो ये है सिमिलर मैकेनिज्म। आपको ज़रूरी नहीं कि कोई जिम के अंदर ही हार्ट अटैक आएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे जहाँ की आपका एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, आपकी दिल को संभालने के बियॉन्ड अगर वो क्रॉस होता है और आपके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी प्लाक है, बाकी ये सब चीज़ें ऑलरेडी जमा हैं, तो होना ही होना है। तो लेकिन इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? अब अगर आप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो एक यूनिट आती है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। वो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जब भी 6 के ऊपर होगा तो उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहा जाता है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसके बारे में नहीं बात करना चाहता। दूसरा एक पैरामीटर होता है ऑक्सीजन अपटेक, VO2 मैक्स। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। एक इंटेंस एक्टिविटी को ये सब टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ आज जो बात कर रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी इंसान की बात कर रहे हैं, जिसको अपने खाने पीने का ही ख्याल नहीं है। वो कहाँ से सब साइंटिफिक फैक्ट्स लेके आएगा और वो कहाँ से मेजर करने लगेगा कि इस एक्टिविटी में कितना ऑक्सीजन अपटेक होता है, इसका हार्ट रेट का मैक्स वैल्यू क्या है? ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको फॉलो करके भी इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए जाएगा तो भी ट्रबल में होगा, क्योंकि उसका खुद का थ्रेशोल्ड बेंचमार्क के नज़दीक होगा ही नहीं, उससे लोअर ही होगा उसको। तो सीधा सा जो एक हिसाब है वो ये है कि पहली बात तो आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब मैं बोलूँ ज़िंदगी भर, मतलब आपको 7 दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सडनली किसी वीकेंड को जाके सडनली किसी वेकेशन में ट्रैकिंग को चले गए, ऐसा नहीं चल सकता, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। और ये सब फैक्टर्स कोविड के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि कोविड का अगर देखा जाए तो अगर आप फिर से रिकॉल करेंगे मेरे पूरे सभी एक्सप्लेनेशन को, तो उसमें लंग्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बताया है मैंने। आपको एसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि अगर COPD में, आपके अस्थमा में, आपको स्लीप एपनिया में लंग्स का प्रॉब्लम होता है, तो कोविड के बाद में तो वो एनहांस हो चुका होगा। अभी एनीवे रिसेंट रिसर्चेस बाकी हैं कोविड से रिलेटेड, बट ये तो ऑब्वियस है कि लंग्स को प्रॉब्लम हुआ है कोविड में। लंग्स की कैपेसिटी लोगों की अपैरेंटली मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम हो गई होगी, ऑलरेडी कम थी और इम्पैक्ट हुआ रहेगा। इसलिए काफ़ी लोगों को ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होने लग गया है, काफ़ी लोगों को फटीग भी ज़्यादा फील होना शुरू हो गया है। तो एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल पे किया जाए तो दिल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो प्रॉब्लम होगा। इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो पॉइंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे से देखा है, वो ये देखा है कि जो आम जनता है, मैं यहाँ जो पूरा वीडियो है, जो पूरा शुरू से अब तक का वीडियो है, मैंने एथलीट्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया, मैंने एक ऑर्डिनरी इंसान को ध्यान में रख के बनाया। उसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स रीजंस हैं कि क्योंकि जो एथलीट होगा वो किसी कोच के अंडर में कर रहा होगा, वो किसी गाइडेंस के अंदर में, किसी गाइडलाइंस के अंडर में कर रहा होगा। ऑर्डिनरी इंसान वैसा नहीं करता। ऑर्डिनरी इंसान ऑन डिमांड करते हैं, जैसे कि किसी की शादी हो रही है, वेट लॉस करना है, किसी को वेकेशन पे जाना है, वेट लॉस करना है। अब ये जो शॉर्टकट ज़्यादा करके जो ये प्रॉब्लम में लोग आ रहे हैं, ये शॉर्टकट वाले लोग हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से और एक्सरसाइज करने से बॉडी अच्छी होती है, ये बचपन से सुना है। तो जब हाई इंटेंसिटी क्रॉस हो जाता है तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ऑन द टॉप ऑफ इट जब ये शॉर्टकट वाली चीज़ें आती है, क्योंकि सभी को आदत हो गई है, हर चीज़ क्लिक पे होने लग गई है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये 1 महीने में इतना लूज़ करना है, 1 महीने में इतना अचीव कर लेना है। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ वो क्या हो रहा है कि ग्रेजुअल अपने आप को अपग्रेड करने के कोई कर नहीं पा रहा है, उसके अलावा वो डायरेक्टली डैमेज मोड में जा रही है बॉडी। तीसरा जो सेक्शन है वो है हाउ टू मिटिगेट, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे करें, एक आम आदमी इसका ध्यान कैसे रख पाए, जिसको कि बहुत स्पोर्ट्स साइंस का नॉलेज ना हो।
तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होगी वो ये होगी कि आप जब भी कुछ फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करने चाहें तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो बहुत लो लेवल से शुरू हो, बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू हो और धीरे धीरे आपको उसको अपग्रेड करना है। अब जितने भी प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं वो मैं वन बाय वन बताता चला जाऊंगा आपको कि एक इंटेंसिटी की बारे में अगर बोल दूं तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि आपको बहुत ही एक मॉडरेट लेवल से जाना पड़ेगा, जहाँ कि आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा फटीगनेस तो फील नहीं हो रहा है, आपको थकान तो नहीं आ रही है, आप ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रहे हैं, ओवर स्वेटिंग तो नहीं हो रही है आपको, ये एक हो। और दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वीकेंड वॉरियर जैसा कि आपने कभी वीकेंड पे जाके फुटबॉल खेल लिया, कभी वेकेशन में ट्रैकिंग पे चले गए, वो नहीं चलेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बहुत ही स्लो तरीके से इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंटेंसिटी के मामले में हो गया। लेकिन एक्सरसाइज से पहले की जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस किया है। उसी का सोल्यूशन क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत फिर से करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसा मैंने बताया कि दो तरीके से जनरेट होता है, एक तो मेटाबॉलिक वे होता है उसका, दूसरा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है। तो जो मेटाबॉलिक उसका होगा उसके लिए आपको खाना पीना सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप कभी कभी करेंगे, हमेशा नहीं करने वाले, 24 घंटा नहीं करने वाले हैं, लेकिन खाना आपका हमेशा चलेगा, हर दिन चलेगा, मल्टीपल टाइम्स चलेगा एक दिन में। तो खाने में आपको वो सब चीज़ें लानी है जिससे कि आपको डायबिटीज़ ना हो, आपको कोलेस्ट्रॉल ना हो, आपका ब्लड प्रेशर ना हो, आपको बाकी की छोटी मोटी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो होने का मतलब ही ये है कि आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है। आपने सुना रहेगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बोला जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया इस बारे में बोला जाता है, इंटरनल। तो ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ही दूसरे नाम हैं, उनके रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो खाने पीने में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ क्या है, वो फ्री रेडिकल्स को बैलेंस आउट करता है। तो जो फ्री रेडिकल्स का प्रोपोर्शन एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा हो जाता है उसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो मैंने बताया था। तो आपके खाने पीने में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपके फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कर सके। तो ये एक हो गया कि खाने पीने में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको जो कलरफुल वेजिटेबल है जिसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, पॉलीफेनॉल्स हैं वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, बेरीज होते हैं, ये सब आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6, फिर आपको बाकी की चीज़ें जैसे कि B12 होगा, आपका हाई फाइबर डाइट आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके खाने में ज़्यादा होनी चाहिए। अभी खाने का टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, बट इन शॉर्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका खाना इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको जो बाकी की बीमारियाँ मैंने बोली वो जनरली नहीं होनी चाहिए। वो एक मार्कर है ये बताने के लिए कि आपका खाना ठीक चल रहा है। दूसरा सेक्शन ये है कि आप पल्मोनरी फंक्शन के बारे में मैंने बात की थी। तो पल्मोनरी फंक्शन में लंग्स की कैपेसिटी को हम लोग डील करते हैं। तो लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपको ब्रीदिंग रेट को लो रखना पड़ेगा जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अनलेस कि आप कोई एक्सट्रीम कर रहे हैं जैसे कि स्प्रिंट कर रहे हैं जिसमें तेज़ी से दौड़ना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ वही अराइज हो रहा है कि एक ऑर्डिनरी आदमी अगर डायरेक्टली स्प्रिंट करने के लिए जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ तो ये नौबत है कि लोगों को मैराथन करते समय भी हार्ट अटैक आ रहा है, स्प्रिंट तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यहाँ स्प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडरेट लेवल की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला बंदा मॉडरेट एक्टिविटी वाला भी कोई एक्सरसाइज करेगा तो भी उसको उसका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा, ऐसा होगा। और पोस्ट कोविड ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में क्या हो गया है कि लंग्स की कैपेसिटी वैसे भी थोड़ी सी लो हो गई है फॉर मेनी रीज़न, इन्फेक्शन की वजह से हो गया, स्कार टिश्यूज़ बन गए हैं। तो ये जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए वो मैग्नीफाई हो जाएंगे पोस्ट कोविड के बाद में, जो कि हो चुके हैं। इसीलिए जो हार्ट अटैक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं आप लोगों के सामने वो पोस्ट कोविड ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें सिर्फ कोविड का हाथ नहीं है, कोविड एक पीस है उसमें,
बाकी के पेरिफेरल्स बहुत ज़्यादा हैं। पल्मोनरी फंक्शंस के इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लंग्स की कैपेसिटी, उसमें आपको ब्रीदिंग रेट कम करनी पड़ेगी। अब ब्रीदिंग रेट को कम करने का क्या तरीका है? ब्रीदिंग रेट को कम करने का आपका ये तरीका है कि उसका एक फार्मूला है, मतलब एक जनरल में फार्मूला बता रहा हूँ। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें साइड में टेक्स्ट डाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो पर मिनट ब्रीदिंग करते हैं उसका फार्मूला ऐसे कि ब्रीदिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब आप एक सांस जब लेते हैं इनहेल एक्सेल में, उसमें कितनी एयर एक्सचेंज होती है आपकी, आप कितनी एयर को लेते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम है। तो मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आपका टाइडल वॉल्यूम। लेकिन ये जो टाइडल वॉल्यूम है, इस टाइडल वॉल्यूम का यूटिलाइजेशन आपके ऑक्सीजन एक्सचेंज में होता है ब्लड के साथ में, जिसको एल्वियुलर वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वो डिपेंड करता है आपका अगेन ब्रीदिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम। लेकिन अभी ये जो टेक्निकल टर्म्स है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ कि जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वीडियो में टेक्स्ट के साथ में, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे ब्रीदिंग रेट कम होती है, ऑटोमेटिकली बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने लगता है। अगर आपका टाइडल वॉल्यूम बहुत अच्छा है लंग्स का, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ में, वो बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्रीदिंग रेट ज़्यादा करने से। तो आपके पास दो तरीके हैं ब्रीदिंग को बढ़ाने के, एक तो ब्रीदिंग रेट है, दूसरा है टाइडल वॉल्यूम। सो ब्रीदिंग रेट को आपको लो रखना है ताकि ऑटोमेटिकली आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो। ये तब होगा जब आप ब्रीदिंग का आपका जो रेट है वो आप कॉन्शियसली उसको कम करें। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर है वो ये होगा कि आपको माइंडफुल एक्सेलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब इन्हेलेशन पे भी वही है, ब्रीदिंग रेट का भी वही है, माइंडफुलनेस तो पिक्चर में आ ही जाएगा। जिस आदमी को ध्यान ही नहीं होगा वो क्या करेगा? तो माइंडफुलनेस तो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन यहाँ एक्सेलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, माइंडफुल आपका एक्सेलेशन होना चाहिए। तो माइंडफुल एक्सेलेशन से क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है स्ट्रेस का, वो कम हो जाता है। दूसरा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी अगेन एफिशिएंट होने लगती है, तो आपका एक्सेलेशन अगेन बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो इसमें ये होगा कि आपकी नोज़ ब्रीदिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपने अक्सर देखा रहेगा कि ज़्यादा करके जो लोग खेलते हैं या जिम में एक्टिविटी करते हैं, वो माउथ ब्रीदिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। वो गलत है, क्योंकि स्लीप एपनिया के बारे में अगर आप देखें, जिसके बारे में मैं बताया हाइपोवेंटिलेशन के समय, लंग्स के डिस्कशन के समय, कि जो माउथ ब्रीदिंग करेगा उसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। दूसरा एक और रीज़न ये है कि नोज़ ब्रीदिंग का फ़ायदा ये है कि वो इन्फेक्शंस को रोकता है। तो ये बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। नोज़ ब्रीदिंग का और एक फ़ायदा है कि अगेन उससे लंग्स कैपेसिटी अच्छी होती है, क्योंकि लंग्स को थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है नोज़ से ब्रीथ करते समय। माउथ ब्रीदिंग में लंग्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता। ये हो गया। और एक पॉइंट उसमें ये है कि आपकी ब्रीदिंग रिदमिक होनी चाहिए। रिदमिक का मतलब ये हो गया कि आप से फॉर एग्जांपल डंबल्स उठा रहे हैं, तो इनहेल एक्सेल आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपका इनहेल एक्सेल सिंक करेगा आपके फिजिकल मूवमेंट को, लोकोमोटिव जो आपका मूवमेंट होगा उसको सिंक करेगा। इस सिंकिंग से भी फ़ायदा ये हो जाता है कि एक लय आ जाता है आपकी ब्रीदिंग में। लय आने की वजह से क्या होता है कि एब्रप्ट आपकी ब्रीदिंग नहीं होती है, एक प्रॉपर रिदम में ब्रीदिंग का रेट चलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सभी के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से कि आप अपने लंग्स को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, वो है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जो मैंने ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ के बारे में बताया था कि जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होगा उनको चेस्ट का प्रॉब्लम होना बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, चेस्ट पेन होना और बाकी के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो क्या कर सकते हैं? उनको सिर्फ फ्रंट मसल्स पे वर्क नहीं करता है, उनको बैक के मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि
अगर आप सिर्फ फ्रंट के मसल पे ज़्यादा काम करोगे तो वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है। वो कॉन्ट्रैक्टेड होने का मतलब क्या है कि मोबाइल हम लोग दिन भर ऐसे लेके बैठते हैं, तो ये शोल्डर राउंडेड होते ही हैं, खास करके फीमेल में और ज़्यादा होता है। जितना मैंने देखा है कि फीमेल्स के हेड और भी नीचे होते हैं, इसलिए फीमेल्स में सर्वाइकल प्रॉब्लम मैंने ज़्यादा देखा है, ज़्यादा लोगों को होता है। तो फॉरवर्ड हेड होना, राउंडेड शोल्डर होना, ये ऑलरेडी चेस्ट के मसल को एक रिजिड मोड में रखेगा, कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रखेगा, और पीछे के मसल्स ओवरली एक्सटेंडेड होंगे। तो आपको पीछे के मसल्स, जो बैक मसल्स हैं आपके, जैसे कि लैट्स वगैरह हैं आपके, ट्रेपेजियस वगैरह हैं, उस पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा या इक्वल आपको फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होगा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और आपको अगर कोई भी सिम्टम्स हैं सर्वाइकल वगैरह, वो आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं तो भी मसल में प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको सिर्फ वेट मैनेजमेंट, ये क्या बोलते हैं, वेट ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। आपको वेट ट्रेनिंग के साथ में स्ट्रेचिंग पे भी फोकस करना है। स्ट्रेंथनिंग पे तो फोकस करना ही, स्ट्रेचिंग पे भी फोकस करना है आपको, क्योंकि जिसके मसल्स ज़्यादा रिजिड होंगे उनको प्रॉब्लम होगा। जिसको लो बैक का प्रॉब्लम होता है उसको ऑटोमेटिकली सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो अगेन, जिसको लो बैक का प्रॉब्लम है, वो लो बैक का प्रॉब्लम नेक पे जाएगा, नेक का लंग्स पे जाएगा, लंग्स का हार्ट पे जाएगा। तो ये ऐसे इट्स ए चेन रिएक्शन। तो लो बैक का प्रॉब्लम है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लैक्टिक एसिड के ऊपर और डिहाइड्रेशन पे बात की थी हमने। तो अगेन, लैक्टिक एसिड जैसा मैंने बताया था वो इसलिए बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं ज़्यादा है? लंग्स की कैपेसिटी पुअर है। आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब इंडिपेंडेंटली लग रही हैं, लेकिन ये कहीं तो भी एक दूसरे का सहारा ले रही हैं, एक एज ए होल, एक किसी फंक्शन को चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए। तो अगेन, अभी लैक्टिक एसिड उसका कम बनेगा जिसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपरली हो रहा है। बाकी के फैक्टर्स अगर ठीक नहीं है वो होने नहीं देंगे। अब इसके बाद वाला जो है वो डिहाइड्रेशन है। तो आपको पानी प्रॉपरली पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर आप पिएंगे तो उससे पीएच वैल्यू आपकी कम होगी, बैलेंस आउट होगी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी इन प्लेस अगर होंगी तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये सभी पॉइंट्स को आपको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी इसकी। आपको अपनी बॉडी का असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी एज, जेंडर, मेडिकल बैकग्राउंड और बाकी चीज़ों की वजह से क्या क्या आपके बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, मतलब आपको एक टाइम लगता है अपनी बॉडी को समझने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक महीने में 5 किलो कम करना है या एक महीने में कुछ हासिल करना है तो आप इमीडिएटली यू जंप स्टार्ट, वैसा नहीं हो सकता। आपको बहुत ही पहले तो आपको कुछ टाइम अपने आप को समझने के लिए देना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किसी नए रूटीन को फॉलो कैसे कर रही है, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और प्रिवेंशन, अभी ये तो हो गया कि आप अपनी तरफ से क्या प्रिवेंट करेंगे। अगर ये वीडियो कोई इंस्ट्रक्टर्स देख रहे हैं या कोई जिम वाले देख रहे हैं, कोई अदर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस कोई देख रहे हैं, तो एक चीज़ जो अभी होना बहुत ज़रूरी है वो होगा कि सीपीआर की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को होनी चाहिए। कि वर्स्ट केस सिनेरियो में सपोज करो कि किसी ने ध्यान नहीं रखा और फॉर एनी XYZ रीज़न अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको CPR दे सके, क्योंकि CPR आपके बचने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आपको ज़िंदा रख सकता है CPR। ये एक ज़रूरी है हर इंस्ट्रक्टर के लिए इसका ट्रेनिंग होना, और हर इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी है जहाँ की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है,
रिगरस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, और अभी तो आ ही रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सभी को रखना पड़ेगा, वो है AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो CPR मैनुअल कर रहा है वही ऑटोमेटेड वे में होता है, तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ को कि उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकें, और वो मेडिकली सर्टिफाइड है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल, जो आपको किसी इवेंट से बचा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो में काफ़ी हद तक मैंने पॉइंट्स को कवर कर लिया है, जो कि ये सभी इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो कि दिल से रिलेटेड सभी बीमारियों को प्रोड्यूस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी कुछ बातें ऐड की जा सकती हैं, शायद फ्यूचर के वीडियोस में मैं डाल दूँ। सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि दिल का संबंध जज्बात से नहीं, दिमाग से है। तो अगर आपको अपना दिल बचाना है तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा, साइंस को समझना पड़ेगा, अपने लिमिटेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।